दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम के अनुसार महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल और इस अध्याय पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न संग्रह। ये वीडियो टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ अन्य परीक्षाओं जैसे एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राज्य की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत। दोस्तों राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं उसमें ये बात आती है कि मनुष्य जो है स्वभाव से एक जिज्ञासु प्राणी रहा है। उसने ये जानने की कोशिश की है कि राज्य की उत्पत्ति कब और किस तरह से हुई है। मनुष्य ने इतिहास का सहारा लेकर ये जानने का प्रयास किया, किंतु इतिहास से मनुष्य को ये जानकारी नहीं मिल पाई। राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कल्पना से और विचारों से काम लेना शुरू किया। विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अनुमान लगाना प्रारंभ किया कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई होगी, और अपने अनुमान की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए विद्वानों ने तर्क भी प्रस्तुत किए। गिलक्राइस्ट कहते हैं कि मानव में राजनीतिक चेतना किस समय और किस वातावरण में आई, इस संबंध में हम इतिहास से बहुत कम अथवा बिल्कुल नहीं जान पाते हैं। यहाँ पर इतिहास असफल हो जाता है, वहाँ पर हम कल्पना का सहारा लेते हैं। दोस्तों देखिए, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विचारकों द्वारा कई सिद्धांतों का प्रतिपादन समय समय पर किया गया है, जिसमें से प्रमुख सिद्धांतों में आप जान सकते हैं कि देखिए दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक संविदा सिद्धांत, पैतृक और मातृक सिद्धांत, ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत रहे हैं। सबसे पहले हम राज्य की उत्पत्ति के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत यानी डिवाइन ओरिजिन थियरी के बारे में जानेंगे। दोस्तों राज्य की जो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है, ये राज्य के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में सबसे प्राचीन सिद्धांत है, और इस सिद्धांत के समर्थक इस बात में विश्वास करते हैं कि राज्य एक दैवीय संस्था है और राजा ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में प्रजा पर शासन करता है। राजा अपने कार्यों के लिए प्रजा के प्रति नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है, और राजा की आज्ञा का पालन करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। तो एक तरह से जो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है, ये राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचारों में सबसे प्राचीन है, और इसमें ये माना जाता है कि राज्य एक दैवी संस्था है, यानी राज्य का निर्माण ईश्वर द्वारा किया गया है। राजा अपने कार्यों के लिए केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। राजा की आज्ञा का उल्लंघन पाप है, क्योंकि राजा जो है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रबल समर्थक और प्रतिपादक कौन रहा है, तो आप जान लीजिए। दोस्तों दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थन 17वीं शताब्दी में स्टुअर्ट राजा जेम्स प्रथम था, और जेम्स प्रथम की पुस्तक है द ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज। इसमें उसने लिखा है कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं, यानी राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिबिंब है, या राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं, ये जेम्स प्रथम का कहना है। दोस्तों दैवी उत्पत्ति के प्रमुख समर्थकों में जो विद्वान आते हैं उनमें आप देख सकते हैं जेलिनेक, प्लूटार्क, रॉबर्ट फिल्मर, लुई 14वां, जेम्स प्रथम और सेंट एम्ब्रोज हैं। दोस्तों यहूदी धर्म की प्राचीन पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट, प्राचीन भारतीय ग्रंथ महाभारत और मनुस्मृति में भी राज्य के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि इसमें ये मान्यता है राज्य मनुष्य के द्वारा निर्मित संस्था नहीं, ईश्वर की देन है। ईश्वर राजा को शक्ति देता है। जिस प्रकार ईश्वर कोई गलती नहीं करता, उसी प्रकार राजा कोई गलती नहीं करता है। जिस तरह से ईश्वर का सारा कार्य सृष्टि के हित में होता है, राजा का भी कार्य हित में होता है। राजा की आलोचना या निंदा करना आप जानते हैं ईश्वर की आलोचना और निंदा करने के समान है, और राजा के प्रति विद्रोह नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजा के प्रति विद्रोह ईश्वर के प्रति विद्रोह है, जिसका मनुष्यों को दंड मिलता है। और एक बात और जो सबसे हास्यास्पद लगती है इस सिद्धांत की, कि यदि राजा अत्याचारी है तो वह प्रजा के पापों का कारण है और उन्हें दंड देने के लिए है।
दोस्तों दैवीय अधिकार सिद्धांत जो है ये सबसे प्राचीन सिद्धांत है जिससे राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार को समझने की बात की गई। और इस सिद्धांत के अनुसार राज्य ईश्वर द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रचा गया है, इसलिए राज्य मानवीय न होकर दैवीय संस्था है। ये जेलिनेक का है और जेलिनेक आप जानते हैं कि ये राज्य की उत्पत्ति के दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के समर्थकों में है। तो ये कथन कि दैवीय अधिकार सिद्धांत सबसे प्राचीन है, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य ईश्वर द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रचा गया है, इसलिए राज्य मानवीय न होकर दैवी या ईश्वरीय संस्था है। एक कथन है कि राजतंत्र स्वाभाविक है, परिवार के मुखिया के समान राज्य का मुखिया राजा होता है। ये कथन रॉबर्ट फिल्मर का है। और इस पर एक प्रश्न और आता है कि मैं ही राज्य हूँ, यानी आई एम द स्टेट, ये कथन किसका है? तो ये फ्रांस के लुई 14वां का कथन है कि मैं ही राज्य हूँ। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। दोस्तों मनु जो कि प्राचीन भारतीय विधि संहिता के निर्माण करता रहे हैं, और देखिए मनु राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक थे? तो आप जान लीजिए कि मनु राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत या दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक थे। मनु स्मृति के अनुसार राजा मनुष्य के रूप में देवता है, परंतु मनु ने राजा को धर्म से ऊपर नहीं माना था, लेकिन मनु दोस्तों राजा को मनुष्य के रूप में देवता मानते हैं। अगला प्रश्न है कि राजधर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्री विचारक मनु के द्वारा राजधर्म का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। एक प्रश्न और देख लीजिए कि मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति होती है? तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा गया है। मनु के विराट पुरुष या जो शासक है उसकी अवधारणा में राजा के पास 8 देवताओं सूर्य, इंद्र, कुबेर, पवन, वरुण, चंद्र, अग्नि इनकी शक्ति होती है। अब आइए दोस्तों राज्य की उत्पत्ति के दूसरे प्रमुख सिद्धांत शक्ति सिद्धांत के बारे में जानते हैं, यानी राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत, द थियरी ऑफ फोर्स। दोस्तों शक्ति सिद्धांत क्या मानता है? तो शक्ति सिद्धांत मानता है कि राज्य ईश्वरीय संस्था नहीं बल्कि मानवीय संस्था है, और बल प्रयोग ही राज्य की उत्पत्ति का कारण और राज्य के अस्तित्व का आधार है। राज्य सर्वोच्च शक्ति का परिणाम है और उसकी उत्पत्ति शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा निर्बल व्यक्तियों को अपने अधीन करने की प्रवृत्ति से हुई है, ऐसा राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत की मान्यता है। और दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें आप देखिए कि जब एक व्यक्ति जो है शक्तिशाली हुआ, धीरे धीरे उसने शक्तिशाली व्यक्ति के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी और वह एक जनपद का नेता बन गया। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर विजय प्राप्त करके उसने अपने क्षेत्र में वृद्धि की और इसी क्रम में राज्य और साम्राज्य उत्पन्न हुए। तो इस तरह से माना जाता है कि शक्ति सिद्धांत जो है इसकी मान्यता प्राचीन काल से मिलती है और इसमें ये माना जाता है कि राज्य कोई ईश्वरीय या दैवी संस्था न होकर मानवीय संस्था है और बल प्रयोग ही राज्य की उत्पत्ति का कारण है। शक्ति सिद्धांत के प्रमुख समर्थक पूछता है, तो दोस्तों शक्ति सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में ट्रीटस्के, नीत्शे, बर्नहार्ड, ओपेनहाइमर और कैटलिन आदि विचारक ये द थियरी ऑफ फोर्स, फोर्स थियरी, राज्य के उत्पत्ति के फोर्स थियरी यानी शक्ति सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। एक कथन है कि राज्य शक्ति है, ये कथन किसका है? तो ये ट्रीटस्के का कथन है जो कहते हैं राज्य शक्ति है। और एक प्रश्न कि प्रथम राजा कोई भाग्यशाली योद्धा था, ये प्रसिद्ध दार्शनिक विचारक वाल्टेयर का कथन है। देखिए प्रथम राजा कोई भाग्यशाली योद्धा था, वाल्टेयर का कथन है। और इससे संबंधित इस जो है शक्ति सिद्धांत से संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों को देखते हैं। राज्य की उत्पत्ति युद्ध स्थल में होती है, ये मान्यता किस सिद्धांत से संबंधित है? तो आप जानते हैं कि ये शक्ति सिद्धांत की मान्यता है जिसमें ये माना जाता है कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध स्थल में होती है। राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है, ये आदर्शवादी विचारक टी.एच. ग्रीन का कथन है जो कहते हैं बिल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट।
अगला प्रश्न है, राज्य के शक्ति या बल सिद्धांत के समर्थक कौन हैं? तो जर्मन विद्वान ओपेनहाइमर दोस्तों राज्य के शक्ति या बल सिद्धांत के समर्थक हैं। और दोस्तों कभी कभी ये कहा जाता है कि केवल शक्ति से ही राज्य की उत्पत्ति संभव नहीं है। इस सिद्धांत की आलोचना में ये कहा जाता है। और देखिए, बोदा कहते हैं कि शक्ति केवल डाकुओं के गिरोह का ही संगठन कर सकती है, राज्य का निर्माण नहीं कर सकती है। और ग्रीन का कथन तो आप जानते ही हैं, जो कहते हैं कि राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। अब आइए दोस्तों देखते हैं राज्य की उत्पत्ति से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी या सामाजिक संविदा सिद्धांत के बारे में। दोस्तों सामाजिक संविदा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इस सिद्धांत की मान्यता ये है कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के आधार पर हुई है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य ये आता है कि जो राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सामाजिक संविदा सिद्धांत है, ये किसके प्रतिक्रिया स्वरूप या किस सिद्धांत की प्रतिक्रिया स्वरूप आया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत जो है, जो राज्य की उत्पत्ति का दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप या उसके विरोध में सामाजिक संविदा सिद्धांत आया था। दोस्तों वैसे देखा जाए तो रिचर्ड हुकर सामाजिक संविदा से संबंधित महत्वपूर्ण विचारक रहे हैं। इसके अलावा अल्प्यूसियस और ह्यूगो ग्रोसस आदि विद्वान सामाजिक समझौते के आधार पर राज्य की उत्पत्ति की ओर संकेत करते हैं। लेकिन सामाजिक समझौता सिद्धांत को जिन 3 विचारकों के साथ जोड़ा जाता है वो हैं हॉब्स, लॉक और रूसो। दोस्तों हॉब्स, लॉक और रूसो का नाम सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांतकारों में आता है। दोस्तों इस सिद्धांत के विचारक कुछ बातों पर आपस में सहमत भी हैं, जैसे राज्य की उत्पत्ति के पूर्व व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में रहता था। इन सभी बातों के बारे में तीनों ही विचारक हॉब्स, लॉक, रूसो ये जो है एक समान मत रखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के विषय में सभी व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि प्राकृतिक अवस्था में कुछ कमियां और समस्याएं थीं, जिससे निकलने के लिए व्यक्तियों ने परस्पर समझौता किया और उस समझौते के आधार पर एक राजनीतिक समाज या राज्य का जन्म हुआ। लेकिन दोस्तों जब हम विस्तार से इन तीनों विचारकों के विचारों के बारे में जानेंगे तो आप समझ पाएंगे कि तीनों ही विचारकों के मत एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं प्राकृतिक अवस्था के संबंध में हॉब्स के विचारों के बारे में। दोस्तों प्राकृतिक अवस्था के संबंध में जो हॉब्स का विचार है वो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन एकाकी, दीनहीन, घृणित, पाशविक और क्षणभंगुर था और प्राकृतिक अवस्था प्रत्येक व्यक्ति का एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की अवस्था थी। तो याद रखिएगा ये विचार जो है हॉब्स के हैं प्राकृतिक अवस्था के बारे में। लॉक के विचार क्या हैं? दोस्तों हॉब्स के विपरीत लॉक की प्राकृतिक अवस्था की स्थिति सुख, शांति और सुरक्षा की स्थिति है। लॉक का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था जो है वो सुख, शांति और समृद्धि की अवस्था थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। लॉक जो है प्राकृतिक अवस्था को शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग और सुरक्षा की अवस्था मानता है। इस अवस्था में मनुष्य विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करते थे, लेकिन इस अवस्था में कुछ असुविधाएं थीं, कुछ कमियां थीं। इस अवस्था में कोई ऐसा नहीं था जो नियमों की व्याख्या करे और उसे लागू करे, क्योंकि इस अवस्था में कुछ प्राकृतिक नियम और अधिकार थे जिनका व्यक्ति सामान्यतः पालन करते थे। कमी ये थी कि इस अवस्था में कोई ऐसा नहीं था जो इन नियमों की व्याख्या करे और उसे लागू कराए। इसलिए इस अवस्था में अस्थायी शांति नहीं हो पाती थी। इसलिए लोगों ने प्राकृतिक अवस्था से निकलने का प्रयास किया। लॉक के बाद आइए जानते हैं कि रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों का जीवन सुखी और संतुष्ट था। प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों की रक्षा के साथ दूसरों के हितों को हानि नहीं पहुंचाते थे। लेकिन इसमें समस्या क्या हुई कि धीरे धीरे स्वर्ण युग समाप्त होने लगा।
स्वार्थ और व्यक्तिगत स्वामित्व का रूप समाज को डसने और विषाक्त करने लगा। व्यक्तियों के पास जब निजी संपत्ति का उद्भव हुआ या वो अपनी निजी संपत्ति बनाने लगे, जिसके कारण प्राकृतिक अवस्था का जो स्वर्ण युग था वो समाप्त हो गया और मनुष्यों ने इस अवस्था के कमियों को दूर करने के लिए प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकलने का फैसला किया। दोस्तों, इस तरह से प्राकृतिक अवस्था से निकलने के लिए व्यक्तियों ने आपस में समझौता किया। तो ये समझौता किस प्रकार हुआ, उसकी विशेषताएं क्या थीं? तो दोस्तों, ये समझौता जो समझौता था उस पे भी इन तीनों विचारकों की राय अलग अलग है। देखिए, हाब्स कहता है कि समझौते में प्रत्येक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्तियों से कहा कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इस व्यक्ति को देता हूँ, इस शर्त पर कि तुम भी अपने शासन करने का अधिकार इसी व्यक्ति को दे दो। तो देखिए दोस्तों, हाब्स का समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण है और हाब्स का विचार है कि लोगों ने एक शासक की ज़रूरत महसूस किया और इस शासक की नियुक्ति के लिए आपस में समझौता किया। समझौते की शर्त इस प्रकार से थी कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इस व्यक्ति को देता हूँ, इस शर्त पर कि तुम भी अपने शासन करने का अधिकार इसी व्यक्ति को दे दो। तो इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति ने अपने संपूर्ण अधिकार एक व्यक्ति को समर्पित कर दिया। देखिए, ये जो समझौता हुआ हाब्स का, इसमें संपूर्ण व्यक्तियों ने अपने सभी अधिकार, कोई अधिकार अपने पास नहीं छोड़ा, सभी अधिकारों को एक व्यक्ति को समर्पित कर दिया और वह व्यक्ति जिसको अधिकार सौंपे गए थे, एक निरंकुश संप्रभु, जिसको हाब्स लेवाइथन कहता है, उसके रूप में उत्पन्न हुआ, जिसके पास सभी अधिकार, सभी व्यक्तियों के सभी अधिकार थे। और इसी आधार पर कहा जाता है कि हाब्स के लेवाइथन के पास केवल अधिकार हैं, कर्तव्य नहीं हैं, और व्यक्तियों के पास कोई भी अधिकार नहीं रह जाते हैं। हाब्स का समझौता आपने जान लिया। अब आइए जान लेते हैं लॉक के अनुसार जो समझौता हुआ वो किस तरह का था। दोस्तों, लॉक के अनुसार परस्पर दो समझौते किए गए। पहला नागरिक समझौता, जिससे एक नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी की स्थापना की गई, और दूसरा राजनीतिक समझौता हुआ, जिसके द्वारा एक जो दोस्तों शासक और नागरिकों के बीच हुआ, जिससे सरकार की स्थापना या सरकार की उत्पत्ति हुई। लॉक के समझौता सिद्धांत में व्यक्ति अपने संपूर्ण अधिकार शासक को नहीं सौंपते हैं। आपने हाब्स के समझौता सिद्धांत में पढ़ा कि व्यक्ति अपने संपूर्ण अधिकार शासक को सौंप देते हैं, लेकिन लॉक में क्या हुआ कि लॉक के सिद्धांत में व्यक्ति अपने संपूर्ण अधिकार शासक को नहीं सौंपते हैं, वे शासक को केवल सीमित अधिकार सौंपते हैं और बाकी जो शेष अधिकार हैं वो अपने पास सुरक्षित रखते हैं। और ये इसलिए है कि यदि शासक या सरकार नागरिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाता तो उसे हटाने का अधिकार जनता में सुरक्षित रहता है। तो इस तरह से जो लॉक का समझौता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसने अपने सभी अधिकारों को शासक को या सरकार को नहीं दिया, बल्कि कई सारे अधिकारों को अपने पास सुरक्षित रखा है। और इन अधिकारों में जीवन, संपत्ति, जीवन, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, यानी जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार है। और लॉक इन अधिकारों को सबसे महत्वपूर्ण मानता है, जीवन के अधिकार को, स्वतंत्रता के अधिकार को और संपत्ति के अधिकार को। इसीलिए वो कहता है कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं और वो प्राकृतिक अवस्था में भी बने रहते हैं। इसी आधार पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता, बल्कि स्वयं उसका निर्माण संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुआ है। ये लॉक का कथन है। और लॉक जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार मानता है और वो कहता है कि मनुष्य इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिक समाज या राज्य का निर्माण करते हैं और मनुष्य को अपने शरीर पर स्वामित्व प्राप्त है। प्राकृतिक संसाधनों के साथ अपना श्रम मिलाकर वह जो कुछ अर्जित करता है वो उसकी निजी संपत्ति बन जाती है। और लॉक राज्य को निजी संपत्ति की सुरक्षा का साधन बनाकर बाजार की आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने से रोकता है। और एक चीज़ यहाँ पर आपको ये भी आएगी कि इसीलिए लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। अब आइए लॉक के बाद देखते हैं कि रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी। तो रूसो के अनुसार दोस्तों, प्राकृतिक अवस्था की समस्या से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने समझौता किया और नागरिक समाज का निर्माण किया। इस समझौते में लोगों ने अपने संपूर्ण अधिकार किसी एक व्यक्ति को नहीं दिए।
देखिए, महत्वपूर्ण है कि हाब्स के जो व्यक्तियों के बीच में समझौता हुआ था कि सभी व्यक्तियों ने अपने संपूर्ण अधिकार एक व्यक्ति को दे दिए थे, लेकिन रूसो के जो समझौता है इसमें सभी व्यक्तियों ने अपने संपूर्ण अधिकार किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समूह को दे दिया। और इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से जिन अधिकारों को समूह को सौंपता है या समाज को सौंपता है, सामूहिक रूप से उन्हीं अधिकारों को प्राप्त कर लेता है। तो जिस समूह को अधिकार सौंपा गया है वही सामान्य इच्छा या जनरल विल कही जाती है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो रूसो ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। सामान्य इच्छा रूसो के प्राकृतिक अवस्था से निकलने के बाद सामाजिक समझौता सिद्धांत में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से रूसो का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथ में स्वयं को समर्पित नहीं करता है। तो दोस्तों, हाब्स के अनुसार समझौते के उपरांत जिस राज्य का निर्माण हुआ वो राज्य कैसा था इसको जानते हैं, और लॉक और रूसो के अनुसार जो राज्य बना उसको भी जानेंगे। तो देखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब इस तथ्य को या इन जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं इनको आप समझे रहेंगे तो इससे जो प्रश्न बनेंगे आप उसको जान सकेंगे, समझ सकेंगे और सही सही हल कर पाएंगे। दोस्तों, हाब्स के अनुसार समझौते के उपरांत जिस राज्य का निर्माण हुआ वह एक निरंकुश राजतंत्र था जिस पर किसी का कोई अंकुश नहीं था या कोई अधिकार नहीं था। इसमें शासक या जो लेवियाथन था इसके पास संपूर्ण अधिकार थे और इसके विरुद्ध लोगों को विद्रोह या क्रांति करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं कि प्राकृतिक अवस्था से निकलने के लिए व्यक्तियों ने अपने सभी अधिकारों को इस व्यक्ति के पक्ष में समर्पण कर दिया था। लॉक का समझौता जो था उसके आधार पर देखिए क्या होता है। तो दोस्तों, लॉक के समझौते के आधार पर एक सीमित राजतंत्र का निर्माण हुआ। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लॉक के समझौते के आधार पर जिस राज्य का निर्माण हुआ वो सीमित राजतंत्र यानी लिमिटेड मोनार्की बना और इसमें राजा को सीमित अधिकार प्राप्त हुए और बाकी अधिकार लोगों के पास बचे रहे। और एक महत्वपूर्ण बात ये कि लॉक के समझौता सिद्धांत में चूंकि सरकार या शासक भी एक पक्ष होता है और यदि वह व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा नहीं करता है तो इसके विरुद्ध क्रांति या उसको बदलने का अधिकार लोगों के पास था। तो एक तरह से देखा जाए सीमित राजतंत्र का समर्थन लॉक करता है। तो लॉक ने सीमित और उत्तरदायी सरकार का विचार प्रस्तुत किया है अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार। अब आइए देखते हैं दोस्तों, लॉक के बाद रूसो के अनुसार व्यक्तियों ने संपूर्ण अधिकार किसको दिए? तो रूसो के अनुसार व्यक्तियों ने अपने संपूर्ण अधिकार किसको दिए? संपूर्ण समाज को, जिसको वो सामान्य इच्छा या जनरल विल कहता है। और यही सामान्य इच्छा दोस्तों लोकतंत्र का आधार है। तो रूसो जो है, रूसो लोकतंत्र का दार्शनिक आधार प्रस्तुत करता है अपनी सामान्य इच्छा के द्वारा। और एक बात ये कि इस प्रकार सामान्य इच्छा व्यक्ति के उन सामूहिक इच्छाओं का योग है जिसका उद्देश्य समाज का हित या सामूहिक कल्याण है। ये इच्छा सर्वोच्च और अस्थायी होती है। तो आपने जान लिया हाब्स, लॉक और रूसो के अनुसार जो सामाजिक समझौता हुआ उसमें राज्य का स्वरूप कैसा बना। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं परीक्षाओं के लिए उनको देख लेते हैं। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रथम लेखक कौन था? तो आप जानते हैं रिचर्ड हुकर। रिचर्ड हुकर ने सबसे पहले सामाजिक समझौता सिद्धांत पर जो है विचार दिए थे अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ इक्लेसियास्टिकल पॉलिटी। द लॉ ऑफ इक्लेसियास्टिकल पॉलिटी में रिचर्ड हुकर ने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के बारे में विचार दिया था, लेकिन इसको जो है सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय हाब्स, लॉक और रूसो को है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक भाग है किस सिद्धांत का? तो ये सामाजिक समझौता सिद्धांत का भाग है। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत। राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है, ये मान्यता किस सिद्धांत की है? तो ये सामाजिक संविदा सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है। और देखिए, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? तो राज्य एक स्वाभाविक संस्था नहीं है सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार, बल्कि राज्य का निर्माण मनुष्यों ने अपनी इच्छा से किया है, इसलिए ये एक मानव निर्मित संस्था है।
अगला प्रश्न है, हाब्स व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार किस आधार पर देता है? तो आप जानते हैं कि हाब्स के शासनकाल में या जो निरंकुश राजतंत्र का जो स्थिति है, कॉमनवेल्थ या सिविटास की उत्पत्ति होती है, उसमें लेवायथन के पास सभी अधिकार होते हैं, लेकिन एक ऐसी बात है आत्मरक्षा या जिसमें व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ जाए, उसमें वो संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है, लॉक के अनुसार व्यक्तियों ने समझौता क्यों किया था? ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके और लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी यानी जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा के लिए लॉक के व्यक्तियों ने जो है प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों ने समझौता किया था, जबकि लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था थी शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग और सुरक्षा की अवस्था थी। व्यक्तियों को उनके प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे, उस समय प्राकृतिक कानून भी थे, तब भी उन व्यक्तियों ने सामाजिक समझौता इसलिए किया ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। उस समय प्राकृतिक अवस्था में, लॉक के समय प्राकृतिक अवस्था में सबसे बड़ी कमी यही थी कि जो नियम थे उनकी व्याख्या करने और उन नियमों को लागू कराने वाली कोई संस्था नहीं थी। अगला प्रश्न है, लॉक के अनुसार दोस्तों प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों के पास कौन से अधिकार थे? तो हमने कई बार चर्चा कर ली है दोस्तों। लॉक के अनुसार व्यक्तियों के पास प्राकृतिक अवस्था में भी जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार था और ये अधिकार व्यक्तियों को जन्म से ही प्राप्त हैं। एक प्रश्न और देखिए, सीमित सरकार का समर्थक कौन है? तो लॉक सीमित राजतंत्र या सीमित सरकार का समर्थक है। इसके अलावा किस संविदावादी विचारक ने दो समझौते, एक सामाजिक और दूसरा सरकारी समझौते का प्रतिपादन किया है? तो लॉक। दोस्तों, जहां हाब्स और रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत में केवल एक समझौता होता है, लॉक के संविदा सिद्धांत में दो समझौतों की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि सामाजिक संविदा सिद्धांत मुख्य रूप से प्रयत्न करता है किसके बारे में? तो सही उत्तर है दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति का जो सामाजिक संविदा सिद्धांत है वो राजनैतिक दायित्व के आधार की व्याख्या करने का प्रयत्न करता है मुख्य रूप से। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किस लिए किया? तो ये उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्यायसंगत ठहराने के लिए, उदारवाद को न्यायसंगत ठहराने के लिए लॉक ने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रयोग किया। और लॉक के जो प्राकृतिक अधिकार हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, उसमें भी वह संपत्ति के अधिकारों को सर्वोच्च अधिकार मानता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य को आदर्श बर्बर या सभ्य जंगली की संज्ञा किसने दी है? तो ये रूसो ने दिया है। रूसो की सामान्य इच्छा क्या है? दोस्तों, रूसो की सामान्य इच्छा व्यक्ति की उन इच्छाओं का योग है जिसका उद्देश्य सामान्य हित या कल्याण है। ये सभी व्यक्तियों की भी इच्छा हो सकती है और कुछ व्यक्तियों की भी इच्छा हो सकती है, क्योंकि ये सभी व्यक्तियों की उन इच्छाओं का योग है जिसका उद्देश्य सामान्य हित या कल्याण है। एक कथन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। ये किसका कथन है? तो ये रूसो का कथन है। अगला प्रश्न है कि किसने कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित था? तो ये रूसो का कथन है। रूसो प्राकृतिक अवस्था को अत्यंत ही सुखी और प्राकृतिक अवस्था मानता है कि मनुष्य एक प्राकृतिक मनुष्य के रूप में था, उसका जीवन सुख और समृद्धि युक्त था, कोई किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन समस्या कब उत्पन्न हुई? जब वो कहता है कि किसी व्यक्ति ने एक भूखंड को घेर करके उसे अपना बना लिया। जैसे ही संपत्ति की उत्पत्ति हुई तैसे ही जो है प्राकृतिक अवस्था में समस्या शुरू हो गई थी। अगला प्रश्न है, किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत को घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि के रूप में आलोचना की है? तो ये विचारक हैं सर हेनरी मेन। हेनरी मेन दोस्तों सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी को आलोचना करते हैं घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि के रूप में। एक प्रश्न है कि किसका कथन है कि हाब्स की प्राकृतिक दशा का जो दैत्य वो मनुष्य कभी नहीं हो सकता है? तो ये दार्शनिक हैं स्पिनोजा। दोस्तों, हाब्स पहले कहता है कि प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य एक दूसरे के खून के प्यासे बने रहते हैं और उस समय मनुष्य का जीवन दीनहीन, एकाकी, पाशविक और क्षणिक होता है। तो इसी आधार पे
जो हाब्स कहता है कि ये व्यक्ति आपस में समझौता करते हैं, तो वो समझौता इतना आसान नहीं है उन मनुष्यों की प्रकृति को देखते हुए। इसीलिए स्पिनोजा का कथन है कि हाब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी नहीं हो सकता है। समझौता सिद्धांत के अन्य समर्थक कौन हैं? तो दोस्तों, समझौता सिद्धांत या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के अन्य समर्थकों में लीकॉक, रिचर्ड हुकर, ह्यूगो ग्रोसियस आदि हैं। और एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हाब्स, लॉक और रूसो किस एक बात पर सहमत हैं? हालांकि उनके विचारों में मतभिन्नता या साम्यता नहीं पाई जाती है, लेकिन एक प्रश्न पूछा जाता है कि हाब्स, लॉक और रूसो किस एक बात पर सहमत हैं, तो वो ये है कि राज्य समझौते का परिणाम है। और आप जानते हैं कि हाब्स ने अपनी पुस्तक लेवाइथन में, लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटाइज एंड गवर्नमेंट में और रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सामाजिक संविदा सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। सामाजिक संविदा सिद्धांत के बाद आइए जानते हैं पितृसत्तात्मक सिद्धांत और मातृसत्तात्मक सिद्धांत, जो राज्य की उत्पत्ति संबंधी महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी और प्रश्नों को देखिए। दोस्तों, पैतृक सिद्धांत या पितृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक परिवार को राज्य की उत्पत्ति की प्रारंभिक इकाई मानते हैं। और दोस्तों, इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हेनरी मैन हैं। याद रखिएगा, इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हेनरी मैन हैं, जो पितृसत्तात्मक सिद्धांत है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और उन्होंने 19वीं शताब्दी में प्राचीन सभ्यताओं के अध्ययन के आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि जो है पितृसत्तात्मक सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें इन लोगों का मानना है, या हेनरी मैन का मानना है, कि बहुत से परिवार एक गांव को, बहुत से गांव एक राज्य का निर्माण करते हैं, और परिवारों के मिलने से गोलों के मिलने से कबीला और कबीलों के मिलने से राज्य बनता है। तो देखिए, ये हेनरी मैन का कथन है। अभी किसी परीक्षा में पूछा नहीं गया है, पूछ सकता है कि ये कथन किसका है। परिवारों के मिलने से गोलों के मिलने से कबीला और कबीलों के मिलने से राज्य बनता है। दोस्तों, पितृसत्तात्मक सिद्धांत जो राज्य की उत्पत्ति का है, इसकी मूल मान्यता ये है कि जिस प्रकार परिवार के रक्षा का उत्तरदायित्व घर के परिवार के मुखिया या पिता पर होता है, उसी प्रकार राज्य के रक्षा का दायित्व राज्य के मुखिया या शासक का होता है। तो इसी आधार पर पितृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति जो है वो पितृसत्तात्मक सिद्धांत के आधार पर हुई है। पितृसत्तात्मक सिद्धांत के अलावा एक मातृसत्तात्मक या मात्रिक सिद्धांत है। मात्रिक सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो राज्य की उत्पत्ति के लिए परिवार को आधार मानते हैं, जैसे पितृसत्तात्मक सिद्धांत के विचारक मानते हैं। और ये परिवार का मुखिया पिता को न मानकर माता को मानते हैं। इसका कारण ये है कि परिवार का प्रारंभ माँ से होता है। प्रारंभ में बच्चे माँ को पहचानते हैं और माँ ही परिवार का केंद्र बिंदु होती है। प्राचीन काल में वो ही माँ ही जो है परिवार की मुखिया होती थी और परिवार पर माता का ही अधिकार होता था। तो इसी आधार पर मात्रिक सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो जो है ये मानते हैं कि मातृसत्तात्मकता के आधार पर राज्य की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों, मातृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक जेम्स, मॉर्गन और मैक्लेनान नामक विचारक हैं। एक बार फिर से जान लीजिए, मातृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में जेम्स, मॉर्गन और मैक्लेनान हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों, पैतृक और मात्रिक सिद्धांत के बाद राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वमान्य सिद्धांत जो है राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य की उत्पत्ति जो है वो किसी एक कारक के परिणाम स्वरूप किसी एक निश्चित समय में नहीं हुआ है, बल्कि यह एक क्रमिक विकास का परिणाम है। तो देखिए दोस्तों, राज्य के ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत के विचारकों की मान्यता है कि राज्य की उत्पत्ति किसी एक कारक के परिणाम स्वरूप किसी एक निश्चित समय में नहीं, बल्कि ये एक क्रमिक विकास का परिणाम है। दोस्तों, एक प्रश्न ये बनता है कि राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के कौन कौन से तत्व हैं, या फिर राज्य के विकास में
कौन कौन से सहायक तत्व हैं। क्योंकि ये मान लिया जाए कि राज्य धीरे धीरे विकास का परिणाम है, तो प्रश्न ये उठता है कि ये विकास क्यों हुआ। तो इसके उत्तर में ये कहा जा सकता है कि विकास प्रकृति का नियम है, लेकिन ये जरूर बताना होगा कि इस विकास में किन किन तत्वों ने योगदान दिया है। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा कि राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व क्या हैं। तो देखिए, रक्त संबंध, सामाजिक प्रवृत्तियां, धर्म, युद्ध, राजनीतिक गतिविधियां और राजनीतिक चेतना, ये राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के महत्वपूर्ण तत्व हैं। दोस्तों, ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है और राज्य के दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत ये काल्पनिक सिद्धांत हैं, जबकि ऐतिहासिक सिद्धांत ये काल्पनिक नहीं है, क्योंकि इसमें माना जाता है कि राज्य जो है किसी एक कारक के परिणाम स्वरूप उत्पत्ति इसकी नहीं हुई है, बल्कि ये विभिन्न कारकों के योगदान से क्रमिक विकास की प्रक्रिया स्वरूप ये उत्पन्न हुआ है या इसका विकास हुआ है। एक प्रश्न है दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा, हेनरी मैन के द्वारा राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और ये प्रश्न आप देख सकते हैं कि राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है, न किसी श्रेष्ठ शारीरिक बल का परिणाम है, न किसी प्रस्ताव या समझौते की उपज है और न ही परिवार का विस्तृत रूप है, बल्कि ये धीरे धीरे सार्वभौमिक संगठन के रूप में जो है इसकी उपज हुई है या इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है, न किसी श्रेष्ठ शारीरिक बल का परिणाम, न किसी प्रस्ताव या समझौते की उपज है, न परिवार का विस्तृत रूप, बल्कि इसका विकास हुआ है। ये राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण विचारक गार्नर का कथन है। यहाँ पर देखिए, एक प्रश्न है कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है, ये कथन किसका है। तो ये दोस्तों मैकाइवर का कथन है। एक बार फिर से जान लीजिए कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है, मैकाइवर का कथन है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक राज्य के विकास के लिए सर्वाधिक उत्तरदायित्व तत्व क्या है। तो ये है राष्ट्रीय चेतना का विकास। दोस्तों, राष्ट्रीय चेतना का विकास आधुनिक समय में जो है ये राज्य के विकास के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। राज्य के विकास में राजनीतिक चेतना बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजनीतिक चेतना के बिना राज्य का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों का आरंभिक जीवन कबीलों में व्यतीत होता था और आप जानते हैं कबीलों में रहकर लोगों ने ये अनुभव किया कि आपसी मेल जोल और आसानी से शत्रु का मुकाबला कर सकते हैं, और इसी अनुभव के कारण लोगों में राजनीतिक चेतना का भी विकास हुआ था। अगला प्रश्न है कि राज्य की उत्पत्ति की सर्वांगीण और सही व्याख्या कौन सा सिद्धांत करता है। तो ये ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन हैं। तो याद रखिएगा, मैकाइवर, ब्लंटशली, मॉन्टेस्क्यू और गार्नर, ये विचारक राज्य के ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। अगला प्रश्न देखिए, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि किस सिद्धांत की मान्यता है कि मनुष्य ने राज्य का आविष्कार नहीं किया है। अपने जीवन को संगठित करने की प्रक्रिया में जो विविध रूप विकसित किए, उन्हीं से राज्य अपने आप विकसित हुआ है, यानी यह विकास की मंद और क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम है। तो ये कथन विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत के बारे में कहा गया है कि मनुष्य ने राज्य का आविष्कार नहीं किया है, अपने जीवन को संगठित करने की प्रक्रिया में जो विविध रूप विकसित किए, उन्हीं से राज्य अपने आप विकसित हुआ है, यानी ये विकास की मंद प्रक्रिया का परिणाम है। तो ये कथन विकासवादी सिद्धांत के बारे में है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, राज्य की उत्पत्ति का जो विकासवादी सिद्धांत है, इसको ऐतिहासिक सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत दोनों ही कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने नागरिक शास्त्र के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। इसमें हमने राजनीति जो राज्य के उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत हैं
जिसमें कि देखिए दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक संविदा सिद्धांत, पैतृक और मातृक सिद्धांत और सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत के बारे में हमने इसमें विस्तार से पढ़ा। परीक्षाओं की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में भी चर्चा कर ली है। दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। बहुत ध्यान से प्रत्येक लाइन को आप सुनिएगा और इसको नोट्स के रूप में आप तैयार करते चलें, क्योंकि ये आगे आपकी परीक्षाओं के लिए रिवीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और मेरा विश्वास है कि ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके अगले चैप्टर के लिए हम बहुत जल्दी अगला वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। अपनी तैयारी जारी रखें और टीजीटी पीजीटी परीक्षा में जो आपकी सफलता है उसमें सहभागी के रूप में आपका अनुराग चौधरी हमारे साथ मेहनत करते रहें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।